हेलो बच्चों। बेटे आजकल चैप्टर कर रहे हैं हम फोर्थ, राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय और विस्तार। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है वाणिज्य और व्यापार, ट्रेड एंड बिजनेस। बेटे क्या था कि 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के साथ व्यापार होता रहा। इसके ऊपर इन दोनों देशों की मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब होता है कि चीन, भारत और यूरोप के साथ व्यापार करने का राइट सिर्फ अरेबियन और ईरानी व्यापारियों को ही था। और ये 2 रास्तों से व्यापार होता था। एक था रेड सी, लाल सागर, और दूसरा था फारस की खाड़ी, द पर्शियन गल्फ। ईरानी जो थे व्यापारी वो मध्य एशिया से यानी मिड एशिया से और चीनी वस्तुएं लाने के लिए ये बगदाद से होते हुए सिल्क रूट का प्रयोग करते थे। बेटे सिल्क रूट जो था वो चाइना जाने का एक रास्ता था, जो कि पुराने टाइम में जितने भी बिजनेसमैन थे वो इसी रास्ते से बिजनेस किया करते थे चाइना के साथ। क्योंकि हमें ना यहाँ पर वोल्गा नदी के आसपास बहुत सारे इस्लामिक सिक्के मिले हैं। इनसे हमें पता चलता है कि ईरान और अरेबियन कंट्रीज़ का जो व्यापार था वो चाइना के साथ होता था। और हमें इस चीज़ के भी एविडेंस मिले हैं कि मार्केट में दास दासियाँ यानी स्लेव्स को ख़रीदा और बेचा जाता था। मतलब एज ए मज़दूर के तौर पर इनको ख़रीद लेते थे, और जब ख़रीद लेते थे तो ज़िंदगी भर इन दास दासियों को इनकी नौकरी करनी पड़ती थी, इनकी चाकरी करनी पड़ती थी। फिर आगे आप बताओगे कि सोना जो था वो अफ्रीका से लाया जाता था और चांदी जो थी वो मध्य एशिया से लाई जाती थी। और जो प्रीशियस मेटल्स थी, जो कीमती धातुएं थी या कॉइन्स जो थे वो यूरोप से आते थे। मसाले यानी स्पाइसेस और टेक्सटाइल और चीनी मिट्टी के जो चीज़ें थी, प्रोक्लेन जिन्हें हम कहते हैं, और गन पाउडर जो था वो भारत और चीन से लाया जाता था। ठीक है, भारत अपने मसालों के लिए, टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है, और चाइना से चीनी मिट्टी की चीज़ें लाई जाती थी और गन पाउडर लाया जाता था। इसके बाद आप बताओगे एक्सपेंशन ऑफ करेंसी, कि करेंसी का कैसे विस्तार होता गया, ज़्यादा से ज़्यादा इसे कैसे यूज़ किया जाता रहा। आप बताओगे कि फिजिकल सिस्टम और बाज़ार में जो लेन देन था वो इस्लामिक देशों में धन का महत्व बढ़ता गया। यानी कि जो टैक्सेशन इनका सिस्टम था या बाज़ार में जो एक्सचेंज होता था, चीज़ों का लेन देन होता था, तो इससे इस्लामी देशों में धन का प्रयोग जो था यानी मनी का यूज़ जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लग गया। फिर आप बताओगे कि जो लेन देन था वो कॉइन्स में होता था, और कॉइन्स किसके बने होते थे? गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के बने होते थे। फिर बताओगे कि सोना अफ्रीका से लाया जाता था और चांदी मध्य एशिया से आती थी। बेटे ये आपको 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोना और चांदी कहाँ कहाँ से आती थी। फिर आप बताओगे कि फिर से कि जो बहुमूल्य धातुएं थी और कॉइन्स जो थे वो यूरोप से आते थे। और पेमेंट जो थी वो कैसे की जाती थी, उसमें कहते हैं कि पेमेंट और ये जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन था उसके जितने भी बेस्ट मेथड्स थे उनका जो डेवलपमेंट थी वो मुस्लिम कंट्रीज़ में ही हुई थी। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। कहते हैं मनी एक्सचेंज के लिए यानी चेक बैंकिंग का प्रयोग होता था। देखो उस टाइम में, इतने पुराने टाइम में भी जो था बैंक्स वगैरह थे और चेक के थ्रू जो था वो लेन देन होता था। तो इससे अरेबियन व्यापारीज को जो था वो हर जगह पर कैश ले जाने का ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो चेक के थ्रू ही जो थे वो पेमेंट कर देते थे। तो चेक के थ्रू पेमेंट करना हमेशा सेफ रहता था, कहते हैं। और जो खलीफा यानी जो शहंशाह, बादशाह होते थे, ये भी जो अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देते थे या रिवार्ड्स देते थे उसके लिए ये लेटर्स ऑफ क्रेडिट का प्रयोग करते थे। फिर आप बताओगे, अगला हमारा टॉपिक है कि इस्लामी जगत में पर्शियन लैंग्वेज की डेवलपमेंट कैसे हुई थी। पर्शियन लैंग्वेज जो था वो इसका विकास अरबों की ईरानी विजय के बाद हुआ। जब अरेबियन कंट्रीज़ ने ईरान को जीत लिया उसके बाद जो था पर्शियन लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई थी। इसका विकास जो था वो ईरानी भाषा थी पहलवी,
उससे हुआ था। और इसमें अरेबियन लैंग्वेज के जो वर्ड्स थे उनकी भरमार थी, यानी कि दे आर फुल ऑफ अरेबियन वर्ड्स। ठीक है। इसके बाद आप बताओगे कि खुरासन और तुरान सल्तनत की स्थापना जो थी, ये इससे यह भाषा अपनी हाइट्स पर पहुंच गई। यानी जब खुरासन और तुरान और जैसी सल्तनतों की स्थापना हुई तो उसके बाद से ये लैंग्वेज जो थी वो अपनी हाइट्स पे पहुंच गई। कहता है इसमें कवि रुद्की जो था उन्होंने नई फारसी कविता का, उनको फादर कहा जाता है। ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोइट्री, जो कि समानी राज दरबार में थे। यानी समानी राज दरबार एक मतलब शहनशाह, ये पूरा एक डायनेस्टी थी। तो वहाँ पर मतलब ये कवि रुद्की जो थे वो हुए थे। कहते हैं इस कविता में गज़ल और रुबाइयाँ, जिन्हें क्वाट्रिन कहते हैं, वो शामिल थी। अब रुबाइयाँ क्या होती हैं? रुबाइयाँ जो हैं 4 लाइनों की पोएम होती है। एक स्टेंजा होता है जिसे हम हिंदी में छंद कहते हैं। इसमें पहली जो 2 लाइन्स होती हैं उसमें सिर्फ एक बेस बनाया जाता है, भूमिका होती है। तीसरी पंक्ति बढ़िया तरीके से सधी होती है, मतलब उसको गा कर भी गाया जा सकता है। और चौथी पंक्ति में पूरा जो है उसका मेन बात जो वो कहना चाह रहा है 4 लाइनों में, वो कही जाती है। अभी मैं आपको इसकी इमेज दिखाती हूँ, पर पहले थोड़ा पढ़ लो कि रुबाई जो थी वो उमर खयाम द्वारा उनके हाथों द्वारा ऊंचाइयों पर पहुंच गई। यानी कि रुबाई जो उमर खयाम जो थे वो बहुत बड़े पोइट थे, रुबाई के जो थे वो जनक थे। तो उनके प्रयत्नों से ये अपनी हाइट्स पे पहुंच गई थी। ठीक है। तो इसके बाद पहले हम इतना ही देख लेते हैं कि इमेजेस के थ्रू ये लेसन 4 कर रहे हैं बेटे। ये रुद्की हैं, ही वाज द फादर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है। ये जो हैं उमर खयाम हैं जिन्होंने कि ये इसको रुबाइयों की उन्होंने शुरुआत की थी। अब देखो रुबाई क्या होती है, जैसे ये देखो ये रुबाई का एग्जाम्पल है कि 2 या ये सॉरी 4 लाइनों की शॉर्ट पोएम होती है। ठीक है। इसमें जो सेकंड और फोर्थ है वो रिदम में होती है, मतलब उसको गाया भी जा सकता है। वाइल लाइन 1 एंड 3 में और मे नॉट रिदम, और पहली और तीसरी लाइन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उनको गाया जा सके। अब देखो कि इसमें दूसरी और चौथी लाइन जो है वो तो बिल्कुल ही लय में होगी। दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून, दैट्स स्वीटली प्लेड इन ट्यून। मतलब जून ट्यून, आप देख रहे हो कि इसमें एक जो है लय नज़र आ रही है, एक रिदम जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है। और कहता है पहली और तीसरी लाइन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिदम में हो। अब देखो सेकंड में लास्ट में जून आ गया और फोर्थ लाइन में ट्यून आ गया, तो इसमें रिदम बन रही है। पहली और तीसरी लाइन में रिदम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो थे ये थे कवि जो थे फिरदौसी थे। इनके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम आगे चलते हैं। इसके बाद आप बताओगे कि रुबाई उमर खयाम के द्वारा ऊंचाइयों पर पहुंच गई। इसके बाद आप बताओगे कि डेवलपमेंट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज इन गजनी एम्पायर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फिरदौसी। गजनी एम्पायर में पर्शियन लैंग्वेज का किस तरीके से विकास हुआ था और पोइट फिरदौसी की क्या कंट्रीब्यूशन थी। आप बताओगे कि 11वीं शताब्दी में गजनी फ़ारसी साहित्य का केंद्र बन गया। गजनी जो था वो पर्शियन लैंग्वेज का सेंटर बन गया, यानी यहाँ सबसे सुंदर लिटरेचर जो था वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। शासकों ने अपनी प्रेस्टिज बढ़ाने के लिए कलाकारों और विद्वानों को शेल्टर दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल महमूद गजनबी था। ठीक है। वो वैसे तो बहुत बड़ा मतलब उसने वॉरियर था, उसने भारत पर 17 बार अटैक किए थे, लेकिन उसे विद्वानों और स्कॉलर्स को इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। और कहते हैं जब भी किसी देश पर अटैक करता था तो वहाँ के जो विद्वान होते थे, स्कॉलर्स होते थे, उनको पकड़कर अपने देश ले आता था। पर यह है कि वो इनको रिस्पेक्ट पूरी देता था।
ठीक है। महमूद गजनबी के समय अनेक कवियों ने एपिक पोइट्री की रचना की। बहुत सारी इसके टाइम में कवियों ने जो था वो पोइट्री लिखी थी। लेकिन कहता है सबसे प्रसिद्ध कवि जो थे वो फिरदौसी थे, जिन्होंने शाहनामा बुक लिखी थी। बेटे इसमें 60,000 जो है वो पद हैं, कपलेट्स हैं, और ये इस्लामी साहित्य की सबसे मास्टरपीस है। और आपको पता है कि दिस इज़ द नेशनल एपिक ऑफ ग्रेटर ईरान। ठीक है, ये ईरान का नेशनल एपिक भी इसको जो है वो घोषित किया गया है। और ये वर्ल्ड की मतलब सबसे लॉन्गेस्ट पोएम्स जो हैं इसमें ये लिखी गई है। और इसमें कोई आपको बताए कि इसमें 60,000 जो हैं वो कपलेट्स हैं। और इसको लिखने में फिरदौसी को जो था वो 30 इयर्स जो थे वो लग गए थे। ठीक है, तो बेटे इसको हम एक बार इमेज में देख लेते हैं कि ये जो थे फिरदौसी थे। ठीक है, ये फिरदौसी थे और इन्होंने ये बुक लिखी थी द शाहनामा ऑफ फिरदौसी। और ये बुक जो है वो इसको हम नेशनल जो है एपिक ऑफ ग्रेटर ईरान कहते हैं। और इसमें 60,000 जो है इसमें कपलेट्स हैं। ठीक है, और इसको लिखने में 30 साल लग गए थे। तो बेटे ये आपका आज का टॉपिक था। इसके साथ ही आपका ये लेसन ख़त्म हो गया। थैंक यू बेटा।